नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। आज हम कौटिल्य के बारे में और मेगास्थनीज के बारे में अध्ययन करेंगे और इनकी कुछ चीज़ों को तुलना भी करेंगे जो एग्जाम के इम्पोर्टेंस से एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कौटिल्य के बारे में। तो कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य था। ठीक है। और ये तक्षशिला के क्या थे? आचार्य थे। ठीक है। कहा जाता है कि कौटिल्य के बारे में कि जब तक्षशिला के आचार्य थे तो जब सिकंदर आक्रमण करता है तो तक्षशिला के जो शासक थे आम्भी, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, आम्भी क्या करता है कि आत्मसमर्पण कर देता है सिकंदर के सामने। ठीक है। इस बात से जो चाणक्य थे उनको बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और वो ये सोचते हैं कि क्यों ना जो सिकंदर है उसके अगेंस्ट यानी उसके खिलाफ कोई बड़े राजतंत्र से सहायता ली जाए। और वो सहायता के लिए चले जाते हैं घनानंद के पास और घनानंद उनको बेइज्जत करके अपने दरबार से निकाल देता है। जब निकालता है तो वो क्या करते हैं कि अब घनानंद के साम्राज्य को ही अर्थात नंद वंश के साम्राज्य को ही समाप्त करने के लिए ठान लेते हैं और ये तक्षशिला की तरफ बढ़ते हैं। जब तक्षशिला की तरफ जाते हैं चाणक्य तो इनको रास्ते में विंध्य पर्वत के आसपास के क्षेत्र में एक बालक राजकीलम नामक खेल खेल रहा होता है और ये उस बालक से बहुत प्रभावित होते हैं और वही बालक होता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिससे इन्होंने क्या किया था, नंद वंश को समूल नष्ट करा के मौर्य वंश की स्थापना कराया था। तो इस बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अब थोड़ा सा चंद्रगुप्त के बारे में जान ले कि चंद्रगुप्त है क्या। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौटिल्य के बारे में पढ़ा है। कौटिल्य विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। कई बार इनका पूछा जाता है कि इनका अन्य नाम क्या है, तो विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य। अब इनकी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, ये कोई इकोनॉमिक्स पुस्तक नहीं थी, ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक थी। ठीक है। और इसमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में स्टडी करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है कि जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बुक होती है वो बुक नहीं है। ये शासन के सिद्धांतों की बुक है और मौर्य साम्राज्य के शासन के सिद्धांतों की बुक है, जिसमें क्या मिलेगा आपको, राजनीतिक नीतियां मिलेगी यानी पॉलिटिकल पॉलिसीज मिलेंगी इसमें। ठीक है। अब इनकी पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, इसलिए इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के एक प्रिंस होते हैं उनसे की जाती है। इस कारण कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कहते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था जिसमें शासन के सिद्धांतों का वर्णन था, यह न तो किसी मौर्य शासक के नाम का वर्णन है। आप अगर अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो इसमें किसी भी मौर्य साम्राज्य के शासक का वर्णन नहीं है, ना कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है, ना अशोक का वर्णन है, ना बिंदुसार का वर्णन है, किसी का वर्णन नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें पाटलिपुत्र का भी वर्णन नहीं है, ना कि वहां की सैन्य प्रशासन की, वहां की जो सेना थी वो कैसे थी, इसका भी कोई वर्णन नहीं मिलता है। और ना ही नगर प्रशासन की, नगर कैसे चलती है, इसका भी बारे में वर्णन नहीं मिलता है। आपको पता है कि अगर जो ग्राम पंचायत है, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत की बात की जाती है जिसे 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा लागू किया गया था, उसके बारे में कहा जाता है कि जो ग्राम पंचायत है सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में ही स्थापित हुआ था। उसके बाद चोलों ने उसको उत्कर्ष पे पहुंचाया था और बाद में हमारे यहाँ उसी को क्या किया, लागू किया गया था। तो कहते हैं कि इसमें नगर प्रशासन का क्या, सैन्य प्रशासन का वर्णन नहीं है लेकिन नगर प्रशासन का वर्णन है। ठीक है। अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का वर्णन है। अर्थशास्त्र को क्या किया जाता है कि कुछ भाग में विभक्त कर दिया जाता है, 15 भाग जिसे अधिकरण कहते हैं, 118 उपभाग जिसे हम प्रकरण कहते हैं। यानी 15 भाग यानी 15 अधिकरण, 180 उपभाग यानी 180 प्रकरण में तथा 6000 श्लोक इसमें मिलते हैं। आपसे कई बार पूछ दिया जाता है
कि अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताएंगे कि 15 भागों में बांटा गया है और उस भाग को अधिकरण कहते हैं। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक अपने सप्तांक सिद्धांत दिया। कौटिल्य ने क्या किया था, सप्तांक सिद्धांत दिया था, यानी 7 सिद्धांत दिए थे, 7 लोगों की चर्चा किए थे, और जिसमें से 7वां अंग जो इन्होंने बताया था कौटिल्य ने, वो मित्र को बताया था कि मित्र जो होता है वो 7वां अंग है और वो राजा के कान के समान होता है, यानी राज्य, राजा अर्थात राज्य जो है उसके कान के समान जो होता है वो मित्र होता है। ठीक है, ये 7वें अंग बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मित्र के बारे में कई बार प्रश्न आता है। ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि ये पहला बताते हैं, जो पहला अंग है ये स्वामी अर्थात राजा को बताते हैं, जो राज्य के सिर के समान है। अमात्य बताते हैं इस, ठीक है, तो अमात्य कौन है, तो कहते हैं कि ये राज्य की आंखें हैं। अमात्य जो है राज्य की आंखें। कहते हैं कि अमात्य है कौन, आखिर अमात्य किसे कहा जाएगा, तो कहते हैं कि जो योग्य अधिकारियों का समूह था, मतलब एक अधिकारी नहीं, बहुत से योग्य अधिकारी होते थे, उनके समूहों को अमात्य कहा जाता था। और इन्हीं अमात्यों में से क्या किया जाता था कि राज्य के मंत्रियों और विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती थी। जो कहा जाए कि कुलीन वर्ग यानी शिक्षित वर्ग, योग्य अधिकारियों का जो समूह है वो अमात्य है। ठीक है। और इन्हीं अमात्यों में से आपको क्या चुनना है, राज्य मंत्री चुनता था और राज्य विभागों के अध्यक्ष चुनता था। और इन अमात्य को राज्य का क्या कहा गया है, आंख कहा गया है। तीसरी जो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार तीसरा था जनपद था या राज्य क्षेत्र, जिसे हम राज्य की जांग कहते हैं। जो जांग होता है उसे हम क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं, राज्य की जांग। अब इसमें आता है दुर्ग अर्थात किले, चौथे आते हैं दुर्ग और किला जी, यानी किला। इससे राज्य की बाह कहा जाता है। जो राज्य की बाह किसे कहा जाएगा, दुर्ग अर्थात किले को। जो कोष अर्थात धन होता है उसे राज्य का मुख कहा जाता है। दंड अर्थात सेना जो है उसे राज्य का मस्तिष्क कहा जाता है था। और मित्र को राज्य का कान कहा जाता था। यानी सप्तांग सिद्धांत, ये कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिए थे, इस 7 लोगों के वर्णन किए थे। ठीक है। इन्होंने गुड़ पुरुष, ठीक है, एक शब्द आता है गुड़ पुरुष, ये कौन थे, तो कहा जाता था जो राज्य के गुप्तचर होते थे, ठीक है, उनको गुड़ पुरुष कहा जाता था। और इन गुप्तचरों का वर्णन पहली बार अर्थशास्त्र में मिलता है। गुप्तचरों का वर्णन पहली बार अर्थशास्त्र में मिलता है और इन गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा जाता है था। लेकिन अर्थशास्त्र में इन गुप्तचरों को महामात्य परसर्व, महामात्य परसर्व कहा जाता था। ठीक है। अब क्या होता है कि अर्थशास्त्र में आपको जहाज रानी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जहाज रानी यानी जो जहाजें चलती थी समुद्र में, जो जहाजें चलती थी उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। अर्थशास्त्र व स्ट्रेबो के अनुसार जहाज रानी पर राज्य का रहता था। अर्थशास्त्र और स्ट्रेबो 2 लोग हैं। ठीक है, यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र और स्ट्रेबो के अनुसार जो जहाज रानी थी उस पर नियंत्रण किसका था, तो राज्य का था। आपसे कई बार पूछ दिया जाएगा कि जहाज रानी पर राज्य का नियंत्रण था, ये किसके अनुसार, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार और स्ट्रेबो के अनुसार। ठीक है। अब कहते हैं कि इनमें शूद्र का वर्णन भी था और कहा जाता है कि कौटिल्य ने पहली बार शूद्रों को आर्य कहा था। कौटिल्य ने शूद्रों को क्या कहा था, आर्य कहा था। और कहा था कि इन्हें अन्य वर्णों की भांति सेना में भर्ती होने की छूट थी। ऐसा नहीं था, पहली बार शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उल्लेख कौटिल्य ने किया था और कहा था कि इन्हें सेना में भर्ती होने की छूट थी। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में 2 प्रकार की थी। जो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था थी वो कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की थी। पहले को कहते हैं धर्म स्थिर और दूसरे को कहते हैं कंटक शोधन। ये बार बार आता है, इसको मिलान करने के लिए दिया जाता है। धर्म स्थिर और कंटक शोधक, ये 2 क्या थे, ये अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था थी।